सनातन के जो मूल सिद्धांत, उसके बेस पे जो इकोनॉमिक का मॉडल बनेगा, उसको हम नाम देंगे सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। एक ऐसा हमारा देश जिसने 1800 सालों से जो डेटा बताता है कि 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी दिया वर्ल्ड को, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, और किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके किसी देश पे कब्जा करके लूट किए बिना। मंदिर ही वो हमारा इंस्टीट्यूशन था जहाँ से बैंकिंग हो रहा था, जहाँ से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, जहाँ पे गुरुकुल चल रहा था, जहाँ पे सारा मेडिसिन का रिसर्च हो रहा था, साइंस का, आर्ट का, डांस का, कल्चर का, फेस्टिवल्स का, ये पूरा इकोनॉमिक्स जहाँ से मंदिर को केंद्र में रखते हुए डिजाइन किया गया था। जो सनातन इकोनॉमिक्स में जिसको हम बोलते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस पास होगा फैमिली के थ्रू ही, एडम स्मिथ कुछ और बोल रहा है। एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को धर्म से बाइंड कर पाते हो तो आपको ये मिडल पाथवे सनातन इकोनॉमिक्स वाला मिल सकता है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के इस संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अंकित शाह जी से, और आज का विषय है सनातन इकोनॉमिक्स और सनातन इकोनॉमिक्स की तुलना कैपिटलिज्म से और सोशलिज्म से। आपका स्वागत है अंकित जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। नमस्कार। ये आपका जो सनातन इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाएं जी, थोड़ी इसकी व्याख्या करें जी। देखिए, जब हम बात करते हैं सनातन इकोनॉमिक्स की, तो हम बात कर रहे हैं उस सिविलाइजेशन की जिसको हम लिविंग सिविलाइजेशन बोलते हैं, कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली लिविंग सिविलाइजेशन चाहिए तो सनातन के जो मूल है, मूल सिद्धांत, उसके बेस पे जो इकोनॉमिक का मॉडल बनेगा, उसको हम नाम देंगे सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल। अब क्यों इसको बनाना पड़ता है और क्यों बताना पड़ता है? तो एक ऐसा हमारा देश जिसने 1800 सालों से जो डेटा बताता है कि 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी दिया वर्ल्ड को, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, और बिना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके किसी देश पे कब्जा करके लूट किए बिना। तो ये जब आरोप लगते हैं हम पर कि भाई तुमको तो वेस्ट ने इंस्टीट्यूशन दिया, तो बिना ये सब किए अगर आप 27% जीडीपी दे रहे थे तो आपका कुछ ना कुछ तो इंस्टीट्यूशन था, जिसको सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में जो बुक आ रही है उसमें टोटल 5 इकोसिस्टम है। उसमें सबसे पहला है मंदिर इकोसिस्टम, क्योंकि हम जानते हैं कि मंदिर ही वो हमारा इंस्टीट्यूशन था जहाँ से बैंकिंग हो रहा था, जहाँ से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, जहाँ पे गुरुकुल चल रहा था, जहाँ पे सारा मेडिसिन का रिसर्च हो रहा था, साइंस का, आर्ट का, डांस का, कल्चर का, फेस्टिवल्स का, ये पूरा इकोनॉमिक्स जहाँ से मंदिर को केंद्र में रखते हुए डिजाइन किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि सनातन धर्म भी एक है जो बोलता है कि लाइफ साइकिल्स है, आपका वन लाइफ नहीं है। तो अगर मेरा वन लाइफ नहीं है तो फिर आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। तो फिर मेरा कंजम्पशन ओरिएंटेड लाइफ नहीं है, मुझे यही लाइफ में सब कुछ कंज्यूम नहीं करने का है, राइट? ये पृथ्वी मेरे कंजम्पशन के लिए नहीं बनी है, जो रिलीजियंस की एक विचारधारा है। हाँ, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है उनका कि ये सब पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग्स के एंजॉयमेंट के लिए है। हाँ। और उनके हिसाब से तो सोल जो है वो केवल ह्यूमन बीइंग्स में होती है, बाकी तो होती भी नहीं। तो ये उनके जितने भी मॉडल्स हैं जिसको आप एब्राहमिक इकोनॉमिक्स बोलोगे, वो वन लाइफ कॉन्सेप्ट के बेस पे डिराइव किए हैं। तो अगर आप वन लाइफ में बिलीव करते हो तो आपका फोकस क्या रहेगा? मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितना आपने टेक ओवर किया
कितना लैंड कब्जे किया, कितने लोगों का आपने कन्वर्जन किया, और कितना रेडी वेल्थ आप कब्जा कर पाए। मॉब बिलीफ, मॉब ऑब्जेक्टिव्स। अभी के कंटेम्प्ररी वर्ल्ड में आप बोलोगे कि मैंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मेरा इतना अच्छा है कि मैं कहीं पे भी अटैक करके रेजिम चेंज करवा सकता हूँ, पपेट बिठा सकता हूँ, फिर कंपनीज बेच के वो रिसोर्सेज लूटवा सकता हूँ। बेसिकली द सेम एब्राहमिक इकोनॉमिक्स। तो जब आपका फोकस मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे है तो जाहिर सी बात है कि मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उतना मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए। क्योंकि कमांडमेंट्स हैं तो आप क्वेश्चनिंग कर नहीं सकते। अब क्योंकि आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आपके लाइफ के रूटीन में बाकी सारे सेक्शन में वो आदत फैलेगी कि आप क्वेश्चनिंग कर ही नहीं सकते। बिलीफ, ब्लाइंड बिलीफ। बिलीफ सिस्टम्स। तो अगर आप बिलीफ सिस्टम्स के हिसाब से चलोगे और क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी झेल रहे हो उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कमांडमेंट्स को फॉलो कर रहे हो जो गलत हो ही नहीं सकता है। तो आप तो सही रास्ते पे हो, तो सामने वाला ही गलत होगा, राइट? तो ये जो काफिर या नॉन बिलीवर्स वाली जो थियरी है कि भाई वो लायक ही नहीं है इक्विवेलेंट ह्यूमन लाइफ जीने को, तो उसके पास जो रिसोर्सेज रेडी पड़ा है वो तो मेरे कंजम्पशन के लिए, राइट? ये वैसे अगर इसको देखें थोड़ा सा कि ये भी जो सिस्टम जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो जी विकसित हुआ है वो भी तब हुआ है जब इनके यहाँ भी एक प्रोटेस्टेंट रिबेलियन हुआ। जी और तब तक तो चर्च का ही सब कुछ होता था और चर्च ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से गवर्न करता था। वो भी एक टोटलिटेरियन कॉन्सेप्ट था। जी तो जब प्रोटेस्टेंटिज्म आया तो प्रोटेस्टेंटिज्म में उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट लाया जो आपके पर्सनल एथिक और जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉलिंग, कि आप जो है वो सब कुछ जो कर रहे हो वो केवल हेवन में ही नहीं मिलेगा, आपको इस लाइफ में भी मिल सकता है। अभी आपको इस लाइफ में भी आप उसको एंजॉय कर सकते हो। ये प्रोटेस्टेंट एथिक आया। तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक जो है उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर वो एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, ये सब सारी जो चीज़ें आई जो अगर उसका मूल तत्व देखें तो वैसे तो वो एंटी चर्च थी और एंटी बिलीफ थी, क्योंकि वो ओपन इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड थी। तो ये जो परिवर्तन आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कैपिटलिज्म को समझने के लिए। देखिए संजय जी, परिवर्तन आया है, इवोल्यूशन आया, बिल्कुल हुआ, लेकिन कैपिटलिज्म की दिक्कत ये हुई कि एडम स्मिथ जब ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कैपिटलिज्म का, तो जो सनातन इकोनॉमिक्स में जिसको हम बोलते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस पास होगा फैमिली के थ्रू ही, एडम स्मिथ कुछ और बोल रहा है। एडम स्मिथ बोल रहा है कि फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स को तोड़ो, मुझे पूरा कैपिटल दे दो, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। अगर 15 फैमिलीज 15 किस्म के शर्ट बना रही थी तो 14 किस्म के शर्ट को, डिजाइन को मार्केट से हटा दो, मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा और आप मेरे जॉबर्स बन जाओ, कैपिटल मुझे दे दो, मैं बड़ी फैक्ट्री लगाता हूं, जिसको डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला गया, बेनिफिट बोला गया। पर इस चक्कर में जिन फैमिलीज ने एंटरप्रेन्योरशिप खोई और अब वो जॉबर्स बन चुके, तो एक परपेचुअल डिपेंडेंट पुअर इकोनॉमी बन चुकी वो, जहां पे वेल्थ एक्यूमुलेशन 90% जो है वो 5% लोगों के हाथ में हो गया, जो मालिक हैं फैक्ट्री के। जब इतना एक्सप्लॉयटेशन हो गया तो उसके रिस्पॉन्स में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ कि भाई जब अब स्टेट ने अलाउ ही कर दिया इतना एक्सप्लॉयटेशन, तो अब मुझे चीजें फ्री में चाहिए, राइट? तो सनातन
का जो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है उसको तोड़ने के लिए कैपिटलिज्म ने बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल, नॉट फैमिली। कैपिटलिज्म बोल रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल अलोन, अ लोनली इंडिविजुअल। ओके, कम्युनिज्म बोल रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ मॉब, अ मॉब ऑफ अननोन पीपल जिसको फ्रीबीज चाहिए। कलेक्टिविज्म की बात करते हैं ना वो। तो सनातन एक ही इकोनॉमिक मॉडल है जो बोलता है फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स। फैमिली के ऊपर गिल्ड भी तो आते हैं, जो जातियां हैं जिनको हम बोलते हैं। जी जी, देखिए एक और फिर ये अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि बहुत सेक्युलरिज्म की बीमारी हो रखी सिलेबस के चलते या वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म के चलते, तो बार बार हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो तुरंत रिफॉर्मिस्ट बन जाते हैं, बोले जाति कुल और वर्ण नहीं चाहिए, लेट्स डू मॉडर्न वे ऑफ धर्म। तो ऐसे गाड़ी जो है एक व्हील पे नहीं चलेगी। तो पहले तो आपको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे धर्म, जाति, कुल और वर्ण के, और वो क्यों इम्पोर्टेंट थे चारों, जिनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक था, नॉट कास्टिज्म। कास्टिज्म तो पूरा नरेटिव है, राइट। तो क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपको वो वाला इकोनॉमिक मॉडल चाहिए जहाँ पे कुछ एक लोग बाकी के पूरे मासेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, अगर आपको वैसी सोसाइटी चाहिए तो आपको 5,000, 10,000, 20,000, 2 लाख एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो क्या आप बिजनेस को उस तरह से धार्मिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉफिट को कैप कर सकते हो क्या? दैट इज द क्वेश्चन। तो आज भी आप देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ आदतें सनातन इकोनॉमिक्स वाली आज भी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे बाहर कुर्सी रखी जाती थी शॉप के बाहर, जब तक सबकी बोनी नहीं हो जाती तब तक आप सेकंड कस्टमर को नहीं लेंगे। तो ये जो धार्मिक सेंस है प्रॉफिट का, कि मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा हूं, मेरे साथ में बाजू में भी शॉप है, उसको अभी तक बोनी नहीं हुई है, तो बाहर चेयर रखी जाती थी। तो पहला कस्टमर अगर मुझे मिल गया तो चेयर अंदर ले लूंगा, तो बाजू वाले को सिग्नल मिल रहा है कि इसका एक बोनी तो हो चुका है आज का, ठीक। और एक पूरा धार्मिक सेंस आज भी, जब कोई प्रोडक्ट पैक कर रहा है वो शॉपकीपर, तो ऊपर वजन से ऊपर और एक्स्ट्रा डाल रहा है वो। ये आपको और कोई सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर 500 ग्राम उसने वेट किया है किसी प्रोडक्ट का, तो वो मुट्ठी भर और डाल रहा है कि मेरे से गलती ना हो जाए, तो एक धर्म का भी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। तो ये जो धार्मिक सेंस है इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे हम बोलते हैं कि धनतेरस पे दिस इज द ओनली सिविलाइजेशन जो शुभ लाभ, खाली एथिकल प्रॉफिट्स विल एंटर माय फैमिली, ये जो सेंस है, अगर आप कैपिटलिज्म को, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को धर्म से बाइंड कर पाते हो, तो आपको ये मिडल पाथवे सनातन इकोनॉमिक्स वाला मिल सकता है। बिल्कुल वैसे अगर कम्युनिज्म जो है, अगर एक्सट्रीम कम्युनिज्म से बचना है तो कर्म की थियरी, कैपिटलिज्म को धर्म से बांधना है, कम्युनिस्ट को आपको कर्म से बांधना है कि भाई तू स्टेट के लिए अनप्रोडक्टिव नहीं बन के जी सकता, तुझे फूड सिक्योरिटी दी जाएगी। तो एंशिएंट भारत में मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा, फ्रीबीज नहीं मिलेगी। आपकी बॉडी को एम्पावर किया जाएगा प्रसाद के साथ कि आप जाके वर्क करो। जहां पे स्टेट आपके सिर पे गन रख के टैक्स कलेक्ट करके फ्रीबीज नहीं दे रहा है, कम्युनिटी ने खुद वो बोझ उठाया अपने ऊपर कि मंदिर से प्रसाद मिलेगा। और वो भी कैसा सिस्टम कि जहां पे गरीब हो या पैसे वाले हो, हर कोई अगर प्रसाद ले रहा है तो झुक के ही ले रहा है, कोई एंटाइटल भी नहीं है, कोई एरोगेंट भी नहीं है कि मेरा इस पे हक है ही, राइट। और भगवान के थ्रू मिल रहा है, तो डोनेट करने वाला भी एरोगेंट नहीं हो सकता।
ये दिस आर द सनातन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जहाँ पे अकाउंटिंग की बुक्स पे श्री सवा लिखा जाता है कि मैं 25% से कॉस्ट से 25% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, राइट। तो ये एक धार्मिक गैप है प्रॉफिट्स के ऊपर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेस्ट में फैमिली तो बिल्कुल ही निकल गई बिजनेस में से, फैमिली मेंबर्स तो है ही नहीं। तो कल को जब फ्रॉड होता है तो सब के सब पहले रेजिग्नेशन डाल देते हैं, मैनेजमेंट पहले रेजिग्नेशन दे रहा है, शेयर होल्डर को तो पता तक नहीं है कि ये बैंकक्रप्ट एंटिटी उनके सिर पे गिरने वाली, राइट। और क्योंकि कोई किसी को पहचानता ही नहीं है, ना फैमिली की रेप्यूटेशन जैसा कोई चीज नहीं है, सब कोई अननोन लोग हैं, तो चाहे कितना भी फ्रॉड करके निकल लो, कोई फैमिली रेप्यूटेशन तो स्टेक पे है ही नहीं। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट में जहर भी मिला दिया तो क्या, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है ना। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, दो एस्पेक्ट्स में इस पर चर्चा करूँगा। एक तो हमारे गुरुमूर्ति जी जो है वो बात करते हैं मोरवी की, कि मोरवी जो है वो एक ऐसा कस्बा है या शहर मान लीजिए जिसकी पूरे देश में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, और वहाँ का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फैमिली आधारित है। बिल्कुल, ये एक सिस्टम हुआ। दूसरा मैं उधर से आपसे लेता हूँ, जैसे कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं और कैपिटल की भी जो बात करते हैं, तो वहाँ पर जो ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी कंपनी फॉर्मेट में जो आपका जॉइंट स्टॉक, जो शेयर होल्डिंग वाला जो सिस्टम बनाया गया और लिमिटेड लायबिलिटी स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट आया, उसी से कैपिटल एक्यूमुलेट हुई जी। और क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसके इन्वेस्टमेंट तक की लिमिट प्लस शेयर है उसका, तो उससे बहुत कैपिटलिज्म में यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन में बहुत एक पुश मिला। इन दोनों सिस्टम्स को कैसे कंपेयर करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि जब कैपिटलिज्म का वेव चला तो इसमें पॉलिटिकल सिनारियो तब कंट्रीज का ऐसा था जहाँ पे लोग फ्रीडम चाह रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ में चाह रहे थे, या तो कोई इंडिविजुअलिज्म के वेव चलाए गए पेड कि भाई आप अपने फादर ब्रदर मदर से हक मांगो, आपको प्राइवेसी होनी चाहिए एज अ कपल XYZ। आप दादाजी तो बहुत डोमिनेट करते हैं आपको कहाँ कोई डिसीजन लेने को मिलता है। एक वेव चला गया। और दूसरा, पॉलिटिकल सिचुएशन भी कंट्रीज की ऐसी थी जहाँ पे बार बार ऐसा लगता था कि स्टेट डोमिनेट्स अ लॉट, स्टेट डिसाइड्स अ लॉट मैनी थिंग्स। तो स्टेट के खिलाफ और फैमिली के खिलाफ एक थोड़ा सा मैं यहीं पे, क्योंकि जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी भारत में और पश्चिम में अलग अलग है। क्योंकि पश्चिम में जो स्टेट है वो पूरा का पूरा जो चर्च का कॉन्सेप्ट था गॉड ऑलमाइटी, वो गॉड ऑलमाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही स्टेट के रूप में हुआ था। बिल्कुल। तो स्टेट इज गॉड एक्चुअली, नॉट इवन एन एजेंट ऑफ गॉड, बट स्टेट इज द डिवाइन, इज द डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव बोल। तो हम बिल्कुल वो तो है ही ना, हमें तो बिल्कुल डिवाइन थियरी है ही है हमारे पास, डिवाइन राइट्स थियरी वो है ही। बिल्कुल। वो डिवाइन राइट्स थियरी इसी में स्टेट में चली गई। जो चर्च के डिवाइन राइट्स थे वो स्टेट के डिवाइन राइट्स हो गए। जी। तो देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक तो आपने जैसे बताया कि रिलीजियस एक अप्रूवल मिल गया, ठीक है, बिगर स्टेट के लिए, और दूसरा लोगों को फ्रीडम को उन्होंने एसोसिएट किया अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल कंज्यूमरिज्म से। मैं कितनी ब्रांड्स परचेस कर सकता हूँ, राइट, मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिशियल प्रिविलेज वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकती है।
तो जब आप इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम, आपके ओरिजिन, आपकी फैमिली की लीगेसी और आपके धार्मिक रूट से बाहर आप अपना आइडेंटिटी लेके जा रहे हो और उसको अटैच कर रहे हो किसी एल्यूसिव ब्रांड के साथ, किसी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट के साथ जो अभी अभी जन्म हुई है उस प्रोडक्ट या सर्विस का, तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अटैच किया ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमरिज्म के साथ। जब आप ऐसे अटैच करोगे अपनी आइडेंटिटी को, तो आपका सेल्फ एस्टीम जो आपके रूट्स, आपकी फैमिली की लीगेसी के साथ अटैच था, वो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हुआ। दूसरा, आपने ये पाया कि अब्राहमिक इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म के अंदर जैसे इंडिविजुअल को फोकस किया गया, तो एक वुमन राइट्स वाला दौर चला जहाँ पे पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी और फिर डॉलर एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, जॉब को कॉन्सेप्ट बनाया गया एम्पावरमेंट का। तो वुमन का लिबरेशन अटैच किया गया जॉब के साथ और उसको एम्पावरमेंट में कन्वर्ट किया गया। और धीरे धीरे क्या हो गया, सारी ये इकोनॉमिक सोसाइटीज के बर्थ रेट्स गिरना शुरू हो गए, बिकॉज जब आप वुमन को डिप्लॉय कर दोगे फॉर अ टेम्पररी जीडीपी, तो वो फर्टाइल पीरियड कम हो जाएगा, बर्थ रेट्स ऑटोमेटिक नीचे जाएंगे। तो यूरोप के जब आज प्रॉब्लम्स आप देखते हो कि इलीगल क्यों इतने लाए जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, तो एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि मैन पावर है ही नहीं, बर्थ रेट्स तो आप खो चुके हो, तो काम कौन करेगा, इकोनॉमिक्स कैसे चलेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वन लाइफ में बिलीव करते हो तो फिर आपकी इकोनॉमी भी वन लाइफ ही चलेगी, फिर आगे कहाँ से सस्टेन होगी। बात चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जब तो कोई ये नहीं बताता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट जब प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट कंज्यूम कौन करेगा अगर बर्थ रेट्स ही नहीं है, रेवेन्यूज कहाँ से आएगा, कोई ह्यूमन ही तो चाहिए आपको पे करने को, राइट। तो टेक्नोलॉजी चाहे कितने भी बढ़ जाए, अगर आपके बर्थ रेट्स नहीं है, जो कि हुआ है, यूएस इकोनॉमी के साथ हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, यूरोप के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, सारी इकोनॉमीज की आज वही कंडीशन। साउथ कोरिया के तो रेट्स 0.7। बिल्कुल। तो जब आप वन लाइफ में बिलीव करोगे तो आपके मॉडल्स ऐसे बनेंगे कि मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आपका फोकस है, हाइपर कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म। आज गल्फ की कंट्रीज क्यों डी रेडिकलाइज करना चाह रही है, क्यों डी डॉलराइज करना चाह रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर बेस कर दिया उन्होंने पूरा इकोनॉमिक मॉडल, जो फ्री में जमीन से निकल रहा है। उसके बाद क्या करोगे। तो एक अब्राहमिक इकोनॉमिक्स है जो टेक ओवर, कन्वर्जन, रिसोर्सेस, मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक सनातन इकोनॉमिक्स है जो सेलिब्रेटरी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, जो मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करने की बात कर रहा है कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट उतना होना चाहिए कि चाहे मटेरियल आसपास हो या ना हो, यू आर स्टिल सस्टेनिंग योर लाइफ। ठीक। तो बर्थ रेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में। और क्योंकि फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फैमिली को इंटरनली ही समझ आ जाएगा कि वक्त आ चुका है कि बर्थ रेट्स घटाना है, बढ़ाना है। इट इज़ अ ऑटो पायलट मोड। फैमिली को खुद समझ आ जाएगा। आज मेरे पास 10 करोड़ का बिजनेस है और मेरे 4 ब्रदर्स हैं सपोज, तो मुझे समझ आएगा कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या बर्थ रेट लगेगा तो ये वेल्थ सही जगह ट्रांसफर होगी और हैंडल हो पाएगी, मैनेज हो पाएगी। वरना क्या होना है, आज मैंने कितना भी एफर्ट डाल दिया, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी सपोज परचेज कर ली, पर बर्थ रेट ही नहीं है मेरे पास, तो कोई मॉब आके वो उठा लीजिएगा खींच के चाबी आपके हाथ में से, आप क्या कर लोगे। तो कंट्रीज को अगर सिविलाइजेशन कंटिन्यू करना है तो लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा। आज एनआरआईज अगर सारी कंट्रीज में सक्सेसफुल हुए तो इसलिए नहीं क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो इंटेलिजेंट या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस उनके पास इसलिए आया क्योंकि वो धार्मिक थे। कैसे? क्योंकि अगर आप
लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स में बिलीव करते हो, अगर आप वो मानते हो कि लाइफ साइकिल होती है, तो फिर आप केयर करोगे आपके एजेड पेरेंट्स की, और आप केयर करोगे नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ाई की सेविंग्स के लिए भी। आप डिवोर्स करने से पहले 10 बार सोचोगे कि फिर आगे की जनरेशन का क्या होगा। आप वन लाइफ में बिलीव नहीं करते। तो धर्म जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए पूरा स्टेबिलिटी दे रहा है, 3 जनरेशन को स्टेबिलिटी दे रहा है, क्योंकि आपको तो आप जब वापस आओगे यू डोंट नो कि आपको क्या अवतार मिलेगा, यू डोंट नो, पर 2 जनरेशन तो दिख ही रही है लाइफ साइकिल की, पीछे वाली और आगे वाली। इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट? तो एनआरआईज जितने भी सक्सेसफुल हुए उसका कारण ये है कि वो सेविंग्स रखते हैं। क्यों सेविंग्स रखते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ये भी हमें समझना है कि अगर आज कोई पेरेंट सपोज वेल्थ ट्रांसफर नहीं करते नेक्स्ट जनरेशन को और सेव कर रहे हैं, तो वो भी लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर वो उनके खुद के पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल के एक्सपेंसेस अपनी सेविंग से निकाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दैट इज ऑल्सो लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स। तो अब्राहमिक सोसाइटी में जब हमने ये देखा कि एजेड पेरेंट्स का टेक केयर गवर्नमेंट करेगी, तभी तो बच्चों को 14-15 की एज में घर से बाहर निकाल पा रहे हैं। एंड ये तब पॉसिबल था जब आपके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस था, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। तब तो बच्चों को जब आप निकाल रहे हो घर से, तो उनको 1% 2% लोन पे पैसे इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो वो भी निकल लिए, राइट? अब तो ये मॉडल सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप कहाँ जाओगे? बच्चे वापस आ रहे हैं वेस्ट में घर पे पेरेंट्स के। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन ये होगा, वही बच्चे पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप डिवोर्स भी नहीं कर सकते, हम वापस आए हैं घर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैरिज कैन नॉट बी अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप भारतीय मैरिज सिस्टम को ज़रा स्टडी करो, ये भी क्वेश्चन आएगा थोड़े साल बाद, जब ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं होगा। हम सब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं विद डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे धर्म का महत्व अब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा था। ये नहीं था कि एनआरआई सारे इंटेलिजेंट थे। ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल का धार्मिक एनलाइटनमेंट है कि कम से कम आगे और पीछे की 2 जनरेशन का आप देख रहे हो। आप किसी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं हो बेनिफिट लेने के लिए, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उनका एजुकेशन कंप्लीट हो पाता है, उनका करियर सेट होता है, सेविंग्स होती है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। अब क्योंकि कमांडमेंट्स की थियरी नहीं है, क्वेश्चनिंग की है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। अगर आप कुछ झेल रहे हो पर्सनल लाइफ में, तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करते उसके लिए, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, क्योंकि कर्म की थियरी है। कोई भी इंडियन कभी न्यूजेंस नहीं बना, किसी भी कंट्री में गया हो, उसने उस कंट्री को बिल्ड ही किया है। कभी भी न्यूजेंस नहीं बना, कभी किसी को हार्म किया हो, या गन उठा ली हो, राइट? या सप्रेशन किया हो बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स वाला न्यूजेंस। तो आई थिंक संजय जी, आगे जाते हुए डी डॉलराइजेशन के साथ, जहाँ पे वर्ल्ड में सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं होगा, जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर की इतनी जॉब्स नहीं होंगी, जहाँ पे आप जॉब को एम्पावरमेंट का मॉडल बना के ब्रांड करके बेच पाए, एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में मंदिर इकोसिस्टम और सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल एक ही रास्ता है जो आपको इटर्निटी तक इकोनॉमिक्स करवा सकता है। अरे, तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि एक सिस्टम डेवलप हुआ, प्रोटेस्टेंट एथिक्स आए और कैपिटलिज्म आया, उसके बाद लेकिन वो जो सारा का सारा एनलाइटनमेंट और जो कुछ था वो उनके अपने लिए था, वो दूसरों के लिए नहीं था। दूसरों के लिए जो चर्च ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी प्रपोज किया, उसके हिसाब से उन्होंने जाके पूरी दुनिया पे कब्जा करना और लूटमार करना आरंभ कर दिया। और उस मामले में चाहे वो यूएस वाले प्रोटेस्टेंट हों और चाहे
ये एंग्लिकन्स हों आपके यहाँ वाले, और चाहे वो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश कैथोलिक्स हों, वो सब एक थे। सबने वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी को कि हाँ भाई ये हमारा राइट है, क्रिश्चियंस का राइट है कि जो चीज़ भी हम देखें वो हमारी हुई, जो टेरिटरी वहीं से स्टार्ट हुआ। हमारी हुई, और जिसको भी जो व्यक्ति हमें इंसान दिखाई पड़े वो हमारा गुलाम हुआ। तो ये सब जो है ये इस पर इस एनलाइटनमेंट, रेनेसां, प्रोटेस्टेंट एथिक वगैरह का किसी का कोई अंतर नहीं पड़ा। जी बिल्कुल। तो ये इनका जो पूरा कॉलोनियलिज्म का वेव जो बिगिन हुआ, उसके थॉट प्रोसेस में वही जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं वी आर द चोजन पीपल, तो बाकी के तो ह्यूमन बींग्स है ही नहीं। अच्छा, और इनमें ये भी था कि हाँ, वो तो देखिए इस्लाम में तो कई वर्सेस हैं ऐसी, जैसे एक है 98.6 जो कहती है कि जो अनबिलीवर है वो तो कैटल से भी गिरा हुआ है। हाँ। यानी वो चौपाए से भी गिरा हुआ है, कीड़े मकोड़े के से भी गिरा हुआ है, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स, कीड़े मकोड़े से भी गिरा हुआ है। ये वहीं से, उसी थॉट प्रोसेस से, और उन्होंने एक्चुअली दे डू बिलीव इन इट। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने वेपनाइजेशन किया फॉर टेकिंग ओवर, दे एक्चुअली बिलीव्ड इन इट। और बिलीव तो करना ही है ना, जो किताब में लिखा है उसको तो believe मैंडेटरी है, इट्स करना है। वो एक और है मेरे ख्याल से 25.31 है, जो कहती है कि भाई कि अनबिलीवर्स आर लाइक कैटल। उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, उधर तो कीड़े मकोड़े से भी बदतर है 98.6 में, पर 25.31 आई थिंक थोड़ा ग्रो कर गया। उसने कहा कि भाई दे आर लाइक कैटल। थोड़ा आपको आश्चर्य होगा कि ये मेहंदी आर हसन करके, ये जो अल जजीरा का हुआ करता था, जो बाद में आई थिंक कभी कुछ दिनों पहले CNN में शायद चला गया था, और CNN ने उसको निकाल दिया है। तो वो ओपनली बोलता था कि भाई नॉन बिलीवर्स आर लाइक कैटल। तो वो अपने हिसाब से तो जो शरीयत में लिखा हुआ है बोलता था और इंटेलेक्चुअल माना जाता था, इंटेलेक्चुअल माना जाता था। डिस्पाइट दैट। और हमारे कई लोग उसके शो पे जाते थे और उनको वो बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करता था, अपमानित करता था। वो प्रिपेयर्ड रहता था। हाँ, वो उसका काम, उसको अपना काम पता था। हम लोग सोचते थे कि नहीं वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों का आप जानते हैं बिल्कुल एक ही इलाज है। ये जो कवर फायर, इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने की जो पूरी एक उस वर्ग में है ही, जो एलिट है वो कवर फायर देंगे, फंडिंग देंगे, कवर फायर देंगे। तो ये तो उनका वेपनाइजेशन है ही। पर ये जो पूरा ना सिर्फ एक इस्लामिक इन्वेजन वाला दौर था, दूसरा जो सेकेंड वेव ऑफ कॉलोनियलिज्म जो वेस्ट लेड था, उसने बहुत कुछ नुकसान करा है, क्योंकि कोलोनाइज्ड माइंड्स करा दिए लोगों के, जहाँ पे आपको बताया गया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम से कम इस्लामिक इन्वेजन में उन्होंने ब्रूटल मेथड्स का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने दिमाग के ऊपर शासन करने का कोई नहीं, दिमाग को दबाने का तो जरूर किया, डराने का, लेकिन उसको ब्रेन वॉश करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था, जो ये आपके कॉलोनियलिस्ट्स ने किया। ये बड़ा अंतर है दोनों में, दोनों इन्वेजन में। तो वेस्ट वाले कॉलोनियलिज्म में ये हुआ कि, और फिर वो अभी भी चलता रहा, अभी भी चल रहा है। इसमें ये हुआ, हाँ, उनके सीपॉइज हैं अभी आजकल, इंस्टीट्यूशंस प्लांट कर दिए गए, सीपॉइज तो हुए ही, और इंडिपेंडेंस के बाद जो पावर में आए वो भी उन्हीं के चट्टे बट्टे, उन्हीं के चट्टे बट्टे। और जो एक्चुअल फाइटर्स थे उनको रिबेल्स घोषित किया गया। हाँ, तो माउंटबेटन ने तो हर एक स्टेट में ये हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो नेहरू को कह दिया कि उनके आप मेमोरियल पे नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। नेहरू जी ने कहा जो हुक्म सरकार। तो सारे जो मिले हुए थे हैंड्स इन ग्लव, वही पावर में आए, और बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता कि उन्होंने वही इंस्टीट्यूशंस फिर कट कॉपी पेस्ट किए, गवर्नेंस से लेके सारा डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन ही कट कॉपी पेस्ट है, पूरा कट कॉपी पेस्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट को आप कॉलोनियलिज्म
इस हद तक देख सकते हैं आज भी कि एक राइट्स बेस्ड विक्टिमहुड वाली मेंटालिटी से बना हुआ डॉक्यूमेंट, जिसको हर एक कंट्री ने उसका ही कुछ ना कुछ वर्जन बनाया खुद के गवर्नेंस के लिए। और उस डॉक्यूमेंट में जब आप लोगों को बोलते हैं कि स्टेट गिव्स यू राइट, जो थियोरी ही वैलिड नहीं है, बिकॉज स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? हमने हर जगह देखा है, हमने कश्मीर में देखा, हम बंगाल में अभी देख रहे हैं, केरला में देखते हैं। स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी एक बार आपका राइट इंजर हो गया, उसके बाद ही स्टेट पिक्चर में आता है, अगर आना चाहे तो, वो भी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप आपके फेवर में हो तब, अदरवाइज तो आप विक्टिम ही हो। तो एक बहुत क्लियर बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस, जुडिशरी और गवर्नमेंट, ये चारों आपको कोई राइट्स नहीं दे सकते, तो एक पूरा राइट्स बेस्ड जो एक्टिविज्म चलता है वर्ल्ड वाइड, मेरे को ये राइट दे दो, मेरे को वो राइट दे दो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सपोज फॉर एग्जांपल दिया है राइट टू वोट, मेरा राइट टू वोट है, मैं वोट देने जा रहा हूं, एक मॉब आ गया बीच में, मुझे एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा मेरा राइट टू वोट। ये होता ही था जब बैलेट था, तब तक तो ये होता ही था। तो मेरा राइट इंजर हो गया, उसके बाद मैं लॉफुली, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मेरा केस रखने की। मेरे कितने अच्छे वकील, मेरे कितने अच्छे पेपर्स, कितनी फीस भरी, फिर जो कोर्ट के थ्रू पूरा चक्कर लगेगा, उसके बाद जजमेंट क्या आएगा कि फलाना ढिकाना जो लोकल पुलिस है उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि ये पर्सन नेक्स्ट ईयर जब वोट करने जाए तो जस्ट लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड थिंग। तो उस दिन का मेरा राइट तो गया वोट का। तो सबसे पहले लोगों ने ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, पुलिस एंड जुडिशरी, ये लोग आपको कोई राइट्स नहीं दे सकते। आपका राइट्स इंजर हो जाने के बाद ये लोग आपको एक सुनवाई दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं, राइट्स आपको नहीं दे सकते। तो फिर क्वेश्चन आता है, तो राइट्स कहाँ से मिलेगी मेरे को? सिटीजन्स को राइट कहाँ से मिलेगी अगर स्टेट नहीं दे पा रहा है? तो बहुत सादा सा लॉजिक है कि जितना आपका फैमिली का स्ट्रेंथ और जितना आपका कम्युनिटी का स्ट्रेंथ, उतना आप अपना राइट्स एक्सरसाइज कर पाओगे, और वो भी कुछ ही हद तक हेल्प कर सकता है। तो ये जो भ्रम है लोगों में कि मेरे को वहाँ से राइट मिलनी है, वहाँ से राइट्स कभी नहीं मिलनी है। वहाँ से तो इंजरी के बाद सुनवाई हो सकती है। तो एक सिटीजन को एक पुलिस नहीं मिलने वाला डिप्लॉयमेंट में 24/7। तो आपकी राइट्स आपका कौन बचाएगा? आपकी राइट्स बचाएगा आपका फैमिली का स्ट्रेंथ और कम्युनिटी का स्ट्रेंथ, जिसका सीधा मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में जाता है कि इनहेरिटेंस से वेल्थ ऑफ नेशन पास ऑन होगा, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी राइट्स पास ऑन होगी अगर बर्थ रेट्स हैं। अगर बर्थ रेट्स नहीं है तो राइट्स पास ऑन नहीं होगी, और ड्यूटीज तो एनफोर्स हो ही जाएगी, टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, राइट्स एनफोर्स नहीं हो पाएगी। तो लोगों को ये समझना है कि बर्थ रेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोगों को ये भ्रम है कि हम 80% है, और मैं सुनता हूँ कुछ कट्टर हिंदूज को जो इस प्रकार के सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि चलो लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं, अभी के अभी लड़ लेते हैं, तो उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप 20% हो और सामने वाला जो आप जिस कम्युनिटी को सोच रहे हो कि आप फाइट करोगे, दैट इज 80%। क्यों? क्योंकि आपके 2 चिल्ड्रन हैं और उनके एक फैमिली में 14-15 चिल्ड्रन हैं, तो वो 14 में से 13 बच्चों को राइट्स के लिए भेज सकते हैं और आपके 2 ही बच्चे हैं। तो ये जब भी बात आती है कि आप 80% हो और सामने वाला 20% है,
पहले तो ये मैं मानता ही नहीं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये कोई सॉल्यूशन है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं पहले ये समझ लें कि कौन 80% है और कौन 20% है और वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन साइज नहीं देखी जाती जब स्ट्रीट क्लैश होता है। स्ट्रीट क्लैश होता है तब एक एक फैमिली रिस्क पे है, और जब फैमिली रिस्क पे है तो कौन सा यूनिट पार्टिसिपेट करने वाला है, दैट इज व्हाट काउंट्स। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन 20% कौन 80%। और यही गलती मिडिल ईस्ट से हुई। मिडिल ईस्ट जो इस्लामिक हुआ इसमें यही गलती हुई, राइट। सामने वाली फैमिली के पास 14 बच्चे हैं जिसमें से वो 13 बच्चों को बेच सकते हैं, उनका रिस्क स्प्रेड इतना वाइड है। और जो लोग सोच रहे थे कि हम इनको काउंटर करेंगे, उनके 1 या 2 बच्चे हैं, राइट। ऐसे ही मिडिल ईस्ट में हुआ। तो और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए ये सॉल्यूशन है भी नहीं। तो हमें ये देखना है कि कैसे सेलिब्रेटरी मोड में वापस कल्चरल रूट्स में लेके आ सकते हैं। दूसरी एक बड़ी गलती जो मुझे समझ में आती है और मैं मानता हूँ सीरियसली, हमारे एनालिस्ट वर्ग में जो बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस्लाम कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, जो बोलते हैं द बुक इज सैक्रोसैंक्ट। मेरा विरोध है इस प्रकार की एनालिसिस से, और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन सऊदी अरेबिया है, सबसे पहली बात। अगर आप कुछ रिफॉर्म सजेस्ट कर भी रहे हो तब भी कोई मानने नहीं वाला, ठीक। तीसरी बात, जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस होके रिफॉर्म चलेगा, और चल रहा है, जो ग्रेजुअली दिख रहे हैं कुछ कुछ सिग्नल्स, तो वो उनके सिटीजन्स को भी पूछने नहीं वाले, हमारे कॉन्वर्ट्स को भी नहीं पूछने वाले, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले। आप तो वैसे भी यू आर रिप्रेजेंटिंग हो। तो जितने भी हमारे एनालिस्ट वर्ग है जो बार बार ये बात करते हैं कि इट इज सैक्रोसैंक्ट, तो कस्टोडियन ऑफ मॉस्क जो है वो क्राउन प्रिंस MBS है, और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी फरमान जो है, अगर कुछ विरोध होना भी है तो वहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर होगा, एंड ही हैज़ टू फेस इट। जहाँ तक भारत का रोल है इस डीरेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में, या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो मेरी समझ में ये आता है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी मॉडरेट क्लरिक्स हैं उनको प्रॉप अप करने में आप हेल्प कर सकते हैं, जिसमें मुझे गवर्नमेंट का ये जो मूव है बहुत सही लगा। जो अयोध्या में नया मॉस्क बन रहा है उसमें सऊदी अरेबिया के इमाम को बुलाया जा रहा है, और जो मॉडरेट क्लरिक्स का जो एक पूरा ओरिएंटेशन वहाँ पे शुरू हुआ है, उस हिसाब से हमारा रोल अभी के लिए तो उतना ही सीमित रहेगा कि वहाँ से यहाँ विजिट होगी और आप प्रॉप अप कर सकते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। बदले में आप देखोगे कि मिडल ईस्ट में जो पूरा मंदिर इकोसिस्टम बिठाना है उसमें यही मॉडरेट क्लरिक्स आपके सपोर्ट में आएंगे, उनके जब डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जब होगा। तो ये दिखाई देता है। और दूसरा, इजराइल का रोल मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है मिडल ईस्ट के डीरेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में, क्योंकि जिस प्रकार का डिफेंस का इंटेल लगेगा, क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा होगा डीरेडिकलाइजेशन का, तो बहुत सारे क्लरिक्स आप जानते ही हैं, तो वहाँ पे आवाज़ उठेगी विद इन सऊदी अरेबिया, और वो पूरा रीजन है, बॉयल अप होगा वो रीजन, और उसमें जो डिफेंस का इंटेल लगेगा उसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा रोल आप देख पाओगे। वो इजराइल ही कर सकते हैं जो हेल्प वहाँ पे चाहिए। और वैसे भी बूट्स ऑन ग्राउंड वाला, वैसे भी आई डोंट थिंक कि हम 2030 तक तो भारत का कुछ देख पा रहे हैं आउटसाइड, आई मीन आउटसाइड द रीजन। तो ये पूरे डीरेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ पैरेलल जो हमें रेगुलेटरी चेंजेस चाहिए, जिसमें हम देख ही रहे कि जो नए चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, दे आर वेरी प्रो बिकॉज दे आर लेस पॉलिटिकल। इट इज़ लीडर्स लेस
पॉलिटिकल, ओके। तो ये ज़्यादा स्टेप्स ले पाएंगे। आप देख ही रहे हैं लाउड स्पीकर से लेके जो मीट है इलीगल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और वैसे भी वो इश्यूज ऐसे भी हैं जो पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है, विच इज़ नॉइस पोल्यूशन बोलो या मेडिकल इश्यूज बोलो, तो इट अफेक्ट्स द मुस्लिम पॉपुलेशन एज वेल। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं हमारे भी आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे मैं जो बोलता हूँ मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग, जहाँ पे क्लैरिक्स का जो रोल है लोगों की पर्सनल लाइफ में जो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, उस रोल को आप किस हद तक सेंसिटाइज करवा सकते हो इन टर्म्स ऑफ क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, या कोई ऐसी प्रेमाइसिस है जहाँ पे आर्म्स का स्टोरेज हो रहा हो या पर्पसफुल पॉइजनिंग ऑफ माइंड्स चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नए 3 लॉज आए हैं जिसमें क्रिमिनल लॉ वाला जो है पोर्शन, उसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेबिलिटी रहेगा, चैलेंज रहेगा पुलिस के लिए, हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए। और वो तो आई थिंक होम मिनिस्टर ने बताया भी पार्लियामेंट में कि जवाबदेही तय होगी पुलिस की भी और जजेस की भी, कि इतने टाइम में आपको केसेस कंप्लीट करने हैं। वो तो खैर इशू दूसरा है, कल मैंने भी उसके ऊपर डिस्कशन किया था क्योंकि मेरा तो ये पूरा इसके साथ है। वो थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत गहराई से नहीं किया गया है, हाँ। तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए तो मैं नहीं देखूंगा जैसा मुझे लगता है। टाइम लिमिट वाला, हाँ वो टाइम लिमिट वाला, वो टाइम, अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपने ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो लिमिट लगाई है ना, हाँ हाई कोर्ट के ऊपर तो नहीं लगाई ना, वो लगा भी नहीं सकते आप। बैठे रहेंगे वो। तो फिर उस आप क्या कर लोगे, वो तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला नहीं है। पुलिस के ऊपर भी आप बट देखिए संजय जी, थोड़े बहुत जो ultimately- लॉस किए हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट दूसरा है, मैं दूसरी नहीं, चीज़ फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो आप बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट में जो जस्टिस की बात हो रही है वो इससे नहीं हो पा रहा है, मतलब उतना नहीं हो पाएगा जो आप बता रहे हो, पर करना तो ये पड़ेगा ही, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट्स नहीं आनी जो आनी। बेसिक जो चीज़ उसमें ये की गई है कि भाई आपने ट्रायल कंप्लीट कर लिया, उसके इतने दिन में आप फैसला सुना देंगे। कंप्लीट करो। बाकी ट्रायल का तो आप क्या करेंगे, अगर किसी ने 500 हाँ। गवाह लगा दिए तो आपको 500 की तो सुननी पड़ेगी ना। अगर आप उसको काट देंगे तो ऊपर से एक्शन हो जाएगा आपके खिलाफ। वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है? दैट्स अ सेपरेट मैटर, हाँ। अभी उसको छोड़ते हैं। हाँ मैं जो इसी में आ रहा था, जो आपने जो बात कही, जो बर्थ रेट की और राइट्स बेस्ड की इसकी बात कही, तो जो हमारा जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बेस्ड इन्होंने पूरी तरह से बना दिया। देखिए, सनातन संस्कृति में आपको अधिकार मिलते हैं, लेकिन उन अधिकारों का एक उद्देश्य होता है। उन अधिकारों का उद्देश्य होता है आपके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, ड्यूटीज के बेस पे। ड्यूटीज़ के बेस पे। तो ड्यूटीज़ फुलफिल करनी है, उसके लिए आपको अधिकार मिलते हैं। इसी तरह से जब हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बात आती है, तो आपकी ड्यूटी है, तो हमारे इस संदर्भ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना ऋण चुकाना है। तो हमारे यहाँ प्रकार है ऋण के। 3 ऋण और 5 ऋण उसका आता है। तो 3 ऋण भी होता है, तो ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, और उसके आगे फिर आपके भूत ऋण, हाँ। भूत ऋण भी आता है। हाँ। और प्रकृति ऋण भी हाँ। आता है। तो प्रकृति ऋण जो है वो नेचर के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ है वो हमको करनी है, वो हमें ऋण चुकाना है। लेकिन जो ये पितृ ऋण है, उस पितृ ऋण का जो सबसे बड़ा भाग है वो है कि आपको अपना वंश चलाना है। करेक्ट। वो ऋण चुकाए बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये जो है सिद्धांत, ये सदा सर्वदा से जो चला आया है, इसको यदि इसी को हम एम्फेसाइज कर देंगे, इसके ऊपर जोर देंगे, तो लोगों को हम समझा सकेंगे कि भाई ऐसा है। और जो एक बात कही प्राइम मिनिस्टर ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के समय, उन्होंने जो बात कही, जो 5 प्राण दिए उन्होंने, जिनको पंच प्राण बोलते हैं, तो उसमें से जो अंतिम था वो था नागरिकों के कर्तव्य। तो नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो हमारी संस्कृति में तो है,
लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट पे नहीं। डॉक्यूमेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है। तो क्या हम उस ओर जा सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट में बात हो रही है राइट्स और ड्यूटीज की भी बात है डॉक्यूमेंट में, ये वाले डॉक्यूमेंट में, वो तो लेकिन कोई घुमाएगा ही नहीं वो पेज। इन्फोर्सेबल नहीं है ना, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक डाल दिया, हाँ, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो इसीलिए ये भ्रम है कि स्टेट राइट्स देगा, क्योंकि अगर आपने ड्यूटीज पे वो फोकस किया होता जो सनातन में लिखा है, अगर वो कवर किया होता तो ये राइट्स बेस्ड वाला पूरा झमेला ही नहीं होता। तो आज जब भी हमको एक्टिविस्ट मिलते हैं, सारे राइट्स बेस्ड एक्टिविस्ट मिलते हैं, तो मैंने एक को पूछा था, मैंने बोला आप एक काम करो, आपका टाइटल है ना उसको ड्यूटीज बेस्ड एक्टिविस्ट, ड्यूटीज एक्टिविस्ट कर दो। ही गॉट शॉक्ड। एक्चुअली मैंने करना क्या है? क्योंकि एक्टिविस्ट हो जाएगा तो फिर करेगा क्या? तो अभी तक तो आई हैड सो मच रोल टू डू, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज्ड टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। तो दिस इज द आउटकम ऑफ धार्मिक एब्सेंस। एंड ये धार्मिक एब्सेंस उस वजह से भी है क्योंकि जो पूरा एक वेस्टर्न टेम्पलेट वाला लाइफस्टाइल हो चुका है, इंडिविजुअलिज्म वाला, जहाँ पे आज अगर कुछ आप केसेस देखोगे, सोशल केसेस, तो आपको पेरेंट्स भी ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि अगर आपको कुछ भी उनके बच्चों के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो उनका आंसर आएगा कि बच्चों को वो हमसे ज़्यादा पता चलता है, दे नो मोर देन अस। तो बेसिकली आजकल जो पेरेंटिंग है उसमें भी ये हो चुका है कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो जो बताने वाले हैं बच्चों को वो नहीं ही सुनने वाले, वो नहीं सुनेंगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो जब आजू बाजू के लोग या रिलेटिव्स या सोशल एनवायरनमेंट में जब क्वेश्चनिंग होती है तो ऐसे पल्ला झाड़ देते हैं कि बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। या फिर कह देते हैं कि क्या करें साहब, आज का तो माहौल ही ऐसा है। तो जब पेरेंट्स ने पेरेंटिंग में गलती करी है तो बच्चों का जो आगे का फ्यूचर का लाइफस्टाइल जो होगा, उनके जो लाइफ पार्टनर्स होंगे, उन सबको फिर झेलना पड़ता है वो चीज़, राइट? जब आपने ग्रूमिंग बच्चों की इस तरह से की है, माइनस धर्म, क्योंकि आपने खाली ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट का जो उसका आईक्यू का वर्जन है वो ही अंदर गया है, बाकी कुछ अंदर गया ही नहीं है। और कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स की जब हम बात करते हैं तो वो पहनावे से लेके खाना खाने तक, जैसे कुछ मीठा हो जाए तो उसमें कैडबरी आ रहा है, तो भारतीय जो परंपरा वाली जो स्वीट्स थी उसको किस प्रकार से धीरे धीरे करके रिप्लेस किया गया। तो कॉलोनाइजेशन हर जगह, पहनावे से लेके, बोलचाल में से लेके, लैंग्वेज से लेके खाना खाने तक, बॉलीवुड वो तो पूरा ही अलग, तो पूरा वोकिस्ट बॉलीवुड। और उसमें जिस प्रकार से आप जानते ही, हमने डिस्कस जो किया था कि पेट्रो डॉलर के चलते क्या क्या वर्डिंग्स प्लांट किए गए सारे सॉन्ग्स में, लिरिक्स में, कॉन्वर्जेशन वाले वर्डिंग्स में, राइट? तो ये पूरा जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो अविरत चालू है ब्रिटेन जाने के बाद भी, ठीक? तो इसके रिवर्सल के लिए सबसे पहले तो नेक्स्ट जनरेशन को कॉलोनाइजेशन वाली मेमोरीज से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपके जो एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जो है, दैट विल बिकम द प्राइमरी सोर्सेस फॉर एवरीथिंग द नेक्स्ट जनरेशन वांट्स टू डिफाइन देयर पाथवे। तो वो पूरा रिसर्च आपको बिगिन करवाना पड़ेगा प्राइमरी टेक्स्ट और नॉन ट्रांसलेटेबल वाली लैंग्वेज में। किसी वेस्टर्न ऑथर ने अगर ट्रांसलेट करा है या इवन आपके ही ऑथर्स ने ट्रांसलेट करा है तो भी गड़बड़ है। तो जब तक प्राइमरी ओरिजिनल फॉर्म वाली टेक्स्ट आप इंटरप्रेट करना नहीं शुरू कर पाओगे, तब तक इवन इन जियोपॉलिटिक्स, जब जयशंकर जी बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस विथ इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स,
जब वो इसकी बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर समझ में आती है कि आप बोल रहे हो कि अभी तक का जो जियोपॉलिटिक्स चला, जिसमें एब्राहमिक मॉब्स बना दिए गए कि चाइना और वो वाला ग्रुप विलन है, हम हीरो लोग हैं, ये हमारा ग्रुप है वेस्टर्न कलेक्टिव, हम जो करेंगे उसको काउंटर करेंगे दूसरे ग्रुप को, वो विलन ही है, एक हीरो ग्रुप है, एक विलन ग्रुप है। तो ये जो मॉब ऑब्जेक्टिव्स, मॉब बना के जो जियोपॉलिटिक्स चली, फिर आप मेंबर कंट्रीज को कन्वर्ट करके उस ग्रुप में ले करके आओ। जैसे हमारे रीजन में श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, उनको भी पकड़ के ये वाले ग्रुप में लेके आओ, आप भी आओ, उनको भी लेके आओ। तो इसका रिजेक्शन की बात हो रही है, लेकिन किस चीज से रिप्लेस करना है? वो प्राइमरी रिसोर्सेज जो है वो अभी डिग हुए नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने डीप डाइव किया नहीं है। तो कुछ कुछ आपको रेलेवेंस मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर कुछ इंटरप्रेट करूं रामायण महाभारत में से, जैसे मैं बताऊंगा कि गनबोट डिप्लोमेसी विश्व पितामह ने की, जब गांधारी का हाथ मांगने गए तो पूरी फोर्स लेके गए, राइट? तो गनबोट डिप्लोमेसी तो हमारा है, आप क्यों क्लेम करते हो that you came up with it, right? तो this is what it is। तो हमको जो है बहुत जल्द हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज को ओरिजिनल टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना, और हर एक चीज़ में इंक्लूडिंग मेडिकेयर को भी डीकोलोनाइज करना है, फूड को भी डीकोलोनाइज करना है। तो जब हम डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको फूड हैबिट्स का हवाला दूं, तो उसके अंदर हम जो ऑयल इस्तेमाल करते थे, कुकिंग ऑयल, तिल का तेल इस्तेमाल होता था और ग्राउंडनट ऑयल, तो इधर नॉर्थ में सरसों का तेल। और अब जो चल रहा है जिसमें रिफाइंड बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लीचिंग से लेके पूरा केमिकल का प्रोसेस होता है फिल्टरिंग के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो कुछ बचता ही नहीं। उसके अलावा जो चीज़ें हम जानवर को खिलाते थे, वो जानवर वाले चीज़ों का ऑयल बना के अभी हमको दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कि ये दिस इज़ द हेल्दी फॉर्मेट, और हम जो पहले इस्तेमाल करते थे दैट वाज अनहेल्दी। ये पूरा एक नरेटिव चला। बिल्कुल वैसे हेल्थ केयर में आप जानते हैं कि आयुर्वेद और जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो रूट कॉज पे वर्क करती है, पर बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है बिकॉज रूट कॉज पे वर्क हो रहा है। अब लोगों को स्पीड वाली, वो वन लाइफ कॉन्सेप्ट वाली जो स्पीड रूटीन हो चुकी है, उसमें क्या है, सिर दर्द कर रहा है, अभी टैबलेट ले लो, मुझे अभी सिम्टम से आराम चाहिए, इमीडिएट चाहिए, अभी के अभी। तो दैट इज व्हाट एलोपैथी डज, राइट? आपको सिम्टम पे तुरंत वर्क करेगा, रूट कॉज वही का वही पड़ा है। फिर उसके बाद इसके आगे आते आते अब तो ये हो चुका है कि यू डोंट इवन नो कि अगर 2-3 कंपनीज मिल के कंपाउंड्स मिक्स कर रही है आपकी मेडिसिन में, आपका डायबिटीज चल रहा है, कुछ ही साल में ब्लड प्रेशर भी शुरू हो जाएगा, तो दूसरी मेडिसिन पूरी लाइफ तक लेते रहो। तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में जब एडम स्मिथ बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो एक बड़ा पोर्शन एडम स्मिथ भूल जाते हैं कि मॉनेटरी पावर जब एक्यूमुलेट होता है तो वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये वाला पोर्शन कहीं कवर नहीं होता कैपिटलिज्म में, जहाँ पे गवर्नेंस का टेक ओवर हो सकता है, जो होता है बहुत सारी कंट्रीज में, आपने देखा है। ना सिर्फ ये, आप सारा कंपटीशन खत्म करवा देते हो बिकॉज यू हैव गॉट दैट मॉनेटरी पावर। तो ये सारी कैपिटलिज्म की लिमिटेशंस हैं। अल्टीमेटली जब आप एक्सट्रीम कैपिटलिज्म वाली सोसाइटी देखते हो और एक्सट्रीम कम्युनिज्म वाली देखोगे, तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि दोनों में एक छोटी सी गैंग है जो पूरे मासेस को रूल कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैपिटलिज्म वाले में आपको मासेस को फीलिंग होती है कि उनके पास कुछ राइट्स है। सोशलिज्म की बात आपने छेड़ दी, तो जो सोशलिज्म का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप देखें, एक तो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसको कम्युनिज्म बोलते हैं, बाकी आप देखें तो ये जो सोशलिज्म है उसका डाइल्यूटेड प्रोसेस, जिसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं वो कैपिटलिज्म डाइल्यूटेड प्रोसेस हो गया वो,
कैपिटलिज्म से डाइल्यूटेड कम्युनिज्म जो है वो सोशलिज्म हो गया। बात उसमें भी वही राइट्स की होगी, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ की होगी, और वो अल्टीमेटली जो है वो स्टेट कंट्रोल के ऊपर ही सारा का सारा जाएगा, स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। और जो कलेक्टिविज़म जिसकी बात होती है, वो कलेक्टिविज़म भी बेसिकली यही है कि साहब की फैमिली से छुड़ाओ, और डायरेक्ट जो वो कलेक्टिविटी है वो स्टेट की एजेंट है, फिर वो एज ए स्टेट के एजेंट आप इंडिविजुअल को क्रश करो। क्रशिंग तो दोनों में ही है, दोनों में है। और बेसिकली दोनों जो है, क्योंकि फैमिली शब्द एक भी बार इस्तेमाल होता ही नहीं है दोनों में से एक भी थियोरीज में, इसलिए भी नहीं होता। और नैरेटिव ये बनाते हैं कि फैमिली जो है वो ऑपरेसर है। दोनों में ऐसा है, दोनों में यही है। और क्यों ये है? क्योंकि आपको पूरा पेंट किया जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी का डोमिनेंस होना ही है पब्लिक के ऊपर, तो आपको दादाजी से करवाना है या बाहर से करवाना है? तो बेसिकली कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ द फैमिली टू सम अननोन आउटसाइड पीपल। सैक्रिफाइस भी आउटसोर्स कर रहे हो आप, मतलब जिस भी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन हो पा रहा है, राइट, वो आप फैमिली से बाहर निकाल रहे हो। दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज अल्टीमेटली। कि जो भी बेचारा जैसे कैपिटलिज्म कम्युनिज्म में क्या हो गया कि सारे उसके रिसोर्सेज आपने गैदर करके, जो भी वेल्थ क्रिएटर है उसकी पॉकेट में से छीन के मासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दूसरे कैपिटलिज्म वाले में भी वही है, कंपटीशन खत्म कर दिया है। अब जो प्राइस सेटिंग हो रही है वो उसी ग्रुप में हो रही है, फ्यू पीपल लूटिंग द मासेस अगेन। सो बोथ ऑफ देम इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग ऑफ फैमिली सैक्रिफाइसेस। ये बोल के कि दादाजी तो पेट्रियार्क थे, उनकी बात आप क्यों मानोगे? लेकिन अब जब बैंक एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है तो आप चुपचाप मान लेते हो। इंश्योरेंस वाला नेक्स्ट मंथ अगर 5,000 का प्रीमियम दिखा रहा है तो चुपचाप आप प्रीमियम भर लेते हो, राइट? लेकिन दादाजी पेट्रियार्क थे। पेट्रियार्की भी आउटसोर्स कर दिया आपने। तो ये दिक्कत है। बट अल्टीमेटली ये बात सच है कि कोई भी अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन होना ही है तो फैमिली में कम से कम होगा। दैट्स अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। कि फैमिली में आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं, आपके इमोशंस अटैच्ड हैं, इमोशंस भी अटैच्ड हैं। लेकिन जब आपका कोई आउटसोर्स्ड कोई एंटिटी, आप वो तो जॉब एप्लीकेशन देख के मना कर रहे हैं, नहीं दूंगा जॉब, आप क्या कर लोगे, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि आपको वेल्थ का एक्यूमुलेशन किधर करवाना है। दादाजी के पास करवाना है वेल्थ का एक्यूमुलेशन, या आप चाहते हो कि वेल्थ का एक्यूमुलेशन स्टेट के पास हो, या आप चाहते हो वेल्थ का एक्यूमुलेशन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के पास हो? सेफ तो दादाजी के पास ही है सबसे। वहां पे इंस्टेंट कैश नहीं मिलेगा। वहाँ सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं है कि आपने जब चाहा तब उठा लिया, या आपने किसी बैंक से लोन ले लिया तो वो लोन जो है वो आपको खाली आपकी पेइंग कैपेसिटी देखेगा और कुछ नहीं देखेगा कि आप क्या करने वाले हो। दादाजी तो 5 बातें पूछेंगे, 5 बातें पूछेंगे, आपके बिहेवियर पे चेक रहेगा पूरे टाइम, राइट? हाँ, वही तो हम इससे अगर देखें, आप कंपेयर करें तो जो प्राइवेट बिजनेस जो इंडिया में चलता है और जो विदेशों में चलता है उसमें भी बड़ा अंतर है। यही अंतर है। और मेरा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन इसी बात को लेकर है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से भारत को आनी है, जिसको हम अलग अलग चैनल्स वाले, कोई डीप स्टेट बोलेगा, कोई बोल रहा है कि ग्लोबलिस्ट बोलो, राइट? जब इतने इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स एंटर होने वाले हैं भारत की इकोनॉमी में, तो किस किस प्रकार के डेंजर्स हमारे लिए हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक, इवन सोशल। क्योंकि इनका सबसे पहला जो चैलेंज है भारत में एंटर होते ही, जो उनको दिखाई पड़ेगा, वो ये फैमिली लेड बिजनेसेस है।
वो नहीं चाहते कि फैमिली मेंबर्स लेड कॉरपोरेशंस भारत में हो, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ, क्योंकि उनकी कुछ मेथड्स और कार्य पद्धति वैसी है ग्लोबलिस्ट की, जहाँ पे ह्यूमन डेथ या ह्यूमन इंजरी हो रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि भारतीय प्रणाली में जहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है कंपनी के मैनेजमेंट में, तो वो उस हद तक नहीं जाएंगे ह्यूमन इंजरी के, क्योंकि फैमिली का रेप्यूटेशन स्टेक पे होता है। तो जब ये ग्लोबलिस्ट या डीप स्टेट पैसों के साथ एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप ये पाओगे कि दे विल नॉट बी ओके विथ फैमिली लेड एंटरप्राइजेस। जो अदानी एफपीओ पे अटैक जो हुआ पहले से ही हो गया, राइट, बिकॉज फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। और उनकी दूसरी चैलेंज भारत में ये है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, धर्म इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि उनकी स्टैंडर्डाइज्ड मशीनरी वर्क करती है प्रॉफिट्स के लिए, कि हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज ही कर दी जाएगी तो ही प्रॉफिट हो पाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। दूसरा, उनकी कुछ कार्य पद्धतियाँ ऐसी हैं जहाँ पे फ्रॉड करने से, मतलब बैंकरप्ट होने से पहले वो खुद रेजिग्नेशन दे के निकल लेते हैं टॉप मैनेजमेंट में से, क्योंकि कोई पहचानता ही नहीं है, दीज आर नॉट फैमिली लेड कॉरपोरेशंस, राइट। तो ये सब उनको यहाँ पे दिक्कतें आने वाली है। और जब आप इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आओगे तो बहुत कुछ साबोटाज करने की कोशिश करेंगे भारत में, हमारे कल्चरल वैल्यूज से लेके जो कुछ तो हमें डाउट है ही कि वो किज्म वाला लेके आएंगे, LGBTQ और ये सब ट्राई की जाएगी इधर स्टार्टिंग में। तो गवर्नमेंट को भी अलर्ट रहना होगा, हम सबको भी अलर्ट रहना होगा कि इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आ रहे हैं, हाउ टू काउंटर दिस पीपल। उतना ही नहीं, दूसरी उनकी चैलेंज होगी नेशनलिस्ट लीडर्स, वो भी चैलेंज है। वैसे लीडर्स जिनको वो परचेज नहीं कर पाएंगे, वैसे लीडर्स दिक्कत में आ सकते हैं। जब इतनी फाइनेंशियल माइट के साथ आओगे तो कुछ हमारी कंपनीज को भी साथ में वो लेके साबोटाज करवाएंगे, उनसे भी कुछ चीज़ें करवाएंगे। ये सब हमें पता होना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए इन सारे इस प्रकार के रिस्क के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब यूके से जब वो यूएस शिफ्ट हुए और सबसे पहला उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, तो सबसे पहले किसकी डेथ हुई आपको पता है? JFK, जॉन एफ कैनेडी, राइट। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है हमारे लीडर्स को भी इन प्रकार की चैलेंजेस से, बिकॉज कितने साबोटाजेस हो सकते हैं। इनका फाइनेंशियल माइट बहुत है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ही के गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में उनका ही कोई पर्सन उनसे सैलरी ले रहा हो, यू विल नॉट इवन नो वो क्या इनपुट आउटपुट दे रहा है, क्या चल रहा है, यू विल नॉट इवन नो। तो ग्लोबल पावर स्टेटस लेने चाह रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। ये सारे चैलेंजेस पता होने चाहिए, हमारे कंपनीज को भी पता होना चाहिए, जो यहाँ की कंपनीज हैं, कि इनको सेट नहीं होगा अगर भारतीय गवर्नमेंट उनको ही प्रायोरिटी दे रही होगी हर चीज़ में। तो डिसीजन मेकिंग में इनको भी शेयर चाहिए जब ये बाहर से आएंगे तो, राइट। तो पूरी भारतीय सोसाइटी को ये वाली नई चैलेंजेस के लिए रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि वापस कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आ रहे हैं तो वो कोई संत महात्मा नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो ठीक है। अब जो ब्लैक रॉक और वैंगार्ड और आपके क्या है वो स्टेट स्ट्रीट, इनके सबके जो इनके जो एजेंडाज हैं वो यूएस की हर कंपनी में चलते हैं। अब आप देखें कि ESG और DEI जो है, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ESG स्कोर करवा दिए, इस तरह से करवा दिए क्योंकि
उनका इंटरेस्ट इसमें है कि भाई जो ब्राइट माइंड्स हैं वो ना आए, वो चाहते हैं कि भाई उनके पास ऐसे लोग हों जिनके माइंड को वो कंट्रोल कर सकें। तो वो इस तरह से चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोग आए उनके पास। अब इसी का जो है एक दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है एजुकेशन। तो हमने देखा कि कॉलोनियल एजुकेशन ने कैसे हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था जो कि मंदिरों पर बेस्ड था उसको समाप्त किया जी। और क्लासरूम एजुकेशन लेकर आए, क्योंकि जो क्लासरूम एजुकेशन का मॉडल उन्होंने पश्चिम में बनाया था उनको एक तरह के लोग चाहिए थे। स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट, स्टैंडर्डाइज, अब हर चीज़ उनको स्टैंडर्डाइज चाहिए थी। उनको एक तरह के लोग, एक तरह की थिंकिंग वाले लोग, हमारा जो एक डाइवर्सिटी बहुलता वाला जो समाज है या बहुलता वाली जो सोच है वो उनके लिए बड़ी ही इनकन्वीनियंट थी। और अब अगर हमें डिकॉलोनाइज करना है तो बिना एजुकेशन सिस्टम को बदले ये कैसे हो सकता है? खाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने से तो नहीं होगा। नहीं, उसका सिर्फ पॉलिसी से नहीं होगा। ऑन ग्राउंड आपको जो कंटेंट है सिलेबस का, वो उसको वापस जो एंशिएंट भारतीय, सपोज फॉर एग्जांपल मैथ है, तो मैथ का एंशिएंट भारतीय रूट क्या है, वहाँ से टीचिंग आपको स्टार्ट करवानी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो लैंग्वेज आप कैसे पढ़ाओगे कि संस्कृत से फिर बाकी सारी लैंग्वेज के वर्डिंग्स कैसे डिराइव हुए, तो लैंग्वेज आपको ऐसे पढ़ानी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप स्टार्ट करोगे बजाय इसके कि ABCD से स्टार्ट कर दिया, राइट, तो ये पूरा चेंज लाना पड़ेगा कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो। और कंटेंट जो है, जो हमारा एंशिएंट भारतीय रूट, चाहे विज्ञान का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज़ का भी हमारा रूट होगा, तो उसको भी वापस डेसिफर करके आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। और एक तो अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप है जो रीजनल लैंग्वेजेस को पुश दे रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड मूव अकॉर्डिंग टू मी। अब दूसरा बड़ा चेंज एजुकेशन फॉर्मेट का हमें ये चाहिए कि जो मैं बताता हूँ कि अगर सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मेट से वो साइकिल एंड हो रही है ये डिकेड में, जिसका मतलब है जॉब एज एम्पावरमेंट अब आप ज़्यादा नहीं फैला सकते उस थीम को। तो मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पुश करना है। एटलीस्ट प्रायोरिटी आउटकम आपको वो चाहिए एजुकेशन से निकलते ही। तो अगर आपको प्रायोरिटी आउटकम वो चाहिए तो आपको फाइनेंशियली भी एनकरेज करना पड़ेगा वो बिजनेस आइडियाज ट्राई करने के लिए, जिसका मतलब होता है कि वेस्ट में अगर वो सारा इनोवेशन हो पाया क्योंकि आप 1% 2% रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे पा रहे हो, मैं मानता हूं कि वो रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वो करना है तो कम से कम आपको 3% 4% इंटरेस्ट रेट पे बच्चों को बिजनेस आइडियाज ट्राई करने के लिए आपको एम्पावर करवाना पड़ेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द फाइनेंशियल रीसेट, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट को ऐसे बाइफर्केट करना चाहिए जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को भले ही आप 7-8% दे रहे हो, लेकिन बच्चे जो बिजनेस आइडियाज ट्राई करना चाह रहे हैं उनको आप 3% 4% पे लोन्स दें। और प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्कीम्स तो स्टार्ट की है, स्टार्टअप इंडिया है, 2-3 और स्कीम्स हैं, तो मुद्रा योजना है। तो उस पर मास स्केल पे चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत सारे एजुकेशन के कैंपसेस जो अभी तक वो क्लासरूम फॉर्मेट पे चल रहे थे, वो डिजिटल एजुकेशन के ऑप्शन के बाद वो फीस का वैल्यू भी नीचे जाने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन अब कम प्राइसिंग में हो पाएगा बिकॉज ऑफ द डिजिटल एजुकेशन फॉर्मेट। प्लस आपको बिजनेसेस ओरिएंटेड यूजेज के लिए उन कैंपसेस की प्रीमाइसेस को एम्पावर करना पड़ेगा, विच इज स्पोर्ट्स, फिजिकल एंड बिजनेस। वो वाले उपयोग बढ़ेंगे अब स्किल्स बेस्ड वाले मॉडल में। तो दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस वी वांट टू सी जब ये NEP इम्प्लीमेंट होता है, राइट। और जैसे आपने इंडिकेट किया कि इंटरनेट से एक नई वेव आई है
जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन की। और अभी तक जो पूरा नैरेटिव का होल्ड जो था वो कुछ लोगों के पास था, मीडिया का होल्ड कुछ लोगों के पास था, दूसरे लोगों के लिए उनके पास गेट कीपर बैठे हुए थे, उनको एंटर नहीं होने देते थे, उनकी बात नहीं सुनने देते थे। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, ये एजुकेशन के साथ हैंड इन हैंड कैसे चलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ही हो, बट एक बात माननी पड़ेगी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाके कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे, राइट? जैसे बॉलीवुड तो है ही, उसके अलावा भी बहुत ऐसा कंटेंट चल रहा है विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ बॉलीवुड। OTT बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ छोटे बच्चे, मतलब 2-3 साल के बच्चे अब तो फोन्स लेके घूमते हैं, तो कार्टून तो देखना शुरू कर ही देते हैं। तो वो सारा कंटेंट जो है, अच्छा कुछ कंट्रीज तो ऐसा भी डिस्कस कर रही है कि 16 साल तक होना ही नहीं चाहिए ऐसा कोई इक्विपमेंट हाथ में, ऐसा भी डिस्कशन चल रहा है। सो ओवरऑल, और गेमिंग के बहुत खतरनाक परिणाम चाइनीज बच्चों में पाए गए। उनको 2-2, 3-3 महीने के लिए ट्रीटमेंट कैंप में भेजना पड़ रहा है विथ ऑब्सेसिव गेमिंग। कितनों की हेल्थ खराब हो गई, ये सब भी पाया जा रहा है। तो आई थिंक वो रेगुलेटरी पार्ट तो ज़रूरी है और आना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार के पेरेंटिंग अभी मैं देख रहा हूँ they are able to have any control on how these devices and content is being used by the kids. तो मुझे लगता है कि ये करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये रोल लेना पड़ेगा, इस पर रेगुलेशन डालना पड़ेगा कि क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। और मीडिया, और वो तो आप जानते ही कि क्या क्या फेक न्यूज़ तो चलते ही रहते, पूरा फेक न्यूज़ चलता है 24/7। हेडलाइन कुछ और है, अंदर नीचे पैराग्राफ में कुछ और लिखा है, पूरा टोटली ऑपोजिट। तो ये जो पूरा जो डीकॉलराइजेशन प्रोसेस जिसकी बात की जा रही है, इसको कैरी आउट करने में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो एक बाधा ही है। अभी तो बाधा ही है रुकावट है वो तो उसको कैसे नज करेंगे कि भाई तुम भी जो है इस प्रोसेस में लगो, वरना वो तो पूरी तरह से अभी भी आप जिस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे मीडिया वाले तो है वो अभी भी याद करते रहते हैं कि साहब कि वो 2014 से या 2000 जब ये इंटरनेट नहीं आया था तो वो कितना बढ़िया टाइम था, जैसे हम चाहते थे वैसे करते थे। हाँ। जिसकी बात छापनी होती थी छापते थे, जिसकी नहीं छापनी होती थी नहीं छापते हैं। आज के दिन में सारा का सारा मीडिया जो है वो ट्विटर को सवेरे सवेरे से चेस कर रहा होता है भाई यहाँ पर कुछ चले, किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ अगर लिख दिया तो उसको तुरंत चेक करो और उसको तुरंत चलाओ, नहीं तो कोई और ले उड़ेगा। सही बात। तो अब मामला तो ये इस सेंस में तो जैसे मैंने कहा था डेमोक्रेटाइज हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया को करना तो पड़ेगा, नहीं भी चाहे तो विली निली उनको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए संजय जी, मुझे जो एक मैक्रो लेवल पे इशू दिखाई देता है हमारी सोसाइटी का, वो ये है कि अब बहुत कुछ अवेयरनेस तो है लोगों में, ऑन ग्राउंड भी है, लोग समझते भी हैं, पर मनी पावर का जो वेपनाइजेशन जो वेस्ट कर पाया, वो मनी पावर का वेपनाइजेशन का ओरिएंटेशन ही एब्सेंट है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा है, स्टाफ है, हेडलाइंस और वो किस्म और वो सारी कॉपी हो रही है, पेस्ट हो रही है, पर बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, जो वो चैनल का ओनर है। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के जो बिजनेसमैन हैं वो शायद हम एज अ सोसाइटी उनको एक पेज पे आज तक ला नहीं पाए हैं फॉर ओरिएंटिंग इट टू सनातन समाज, राइट? कि जो फंडामेंटली जो बिजनेस ओनर है, जो ओन करते हैं ये सारी चैनल्स को या ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को, वो उस पेज पे नहीं है जहां पे सनातन को पुश कर पाए। तो ओरिएंटेशन वहां मिसिंग है। स्टाफ तो कर ही लेगा, वो सैलरी ले रहा है, ऊपर से अगर डायरेक्शन मिल जाए, डायरेक्शन की कमी है ऊपर से। हाँ वो तो है, वो तो प्रॉब्लम निश्चित रूप से है।
तो हमारे बहुत सारे सोशल बॉडीज हैं, जैसे आरएसएस है, वीएचपी है, तो मुझे लगता है कि इनको एक इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, बिजनेसमैन का एक बनाना चाहिए। को भी तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम लिया, हाँ, वो भी तो अभी 70s 80s के मॉडल पे ही चल रहे हैं ना। उन्होंने कहाँ मॉडर्नाइज किया, उन्होंने भी इसकी जो शक्ति है वो पहचानी नहीं है कि ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मॉडर्न सोशल मीडिया है, वो उसको तो कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। हाँ, वो इंडिविजुअली तो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ में दिखता है। वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ तो उनकी सदैव से चलती रही है। हाँ, हाँ, लेकिन एक जो इंटरफेस आजकल जैसे विशेष रूप से यूथ के साथ जो इंटरफेस है वो मिसिंग वो सोशल मीडिया के साथ ही होता है, तो वो सोशल मीडिया में तो प्रेजेंस ही नहीं है। नहीं है। बात सही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है। आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वो लगातार मेरे से टच में रहते हैं और कहते हैं कि साहब कि जो हम कहना चाहते हैं वो आप कह रहे हैं। हाँ, बोले भाई आप क्यों नहीं कह रहे? ये देखिए वो क्या है कि हमको सोशल मीडिया नहीं आता है। अब ये जो एक एम्पावरमेंट है या एक ये जो एजुकेशन है या जो ओरिएंटेशन है, ये संस्थाएं जो हैं, ये संस्थाएं नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही। यदि नहीं कर पाएंगी तो आगे फिर इनका जो रोल है वो भी फिर लिमिट होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तो उसी के ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ कि दे शुड मेक अ बॉडी ऑफ बिजनेस ओनर्स रादर देन खुद कुछ प्लेटफॉर्म ओपन करना एंड डू लाइक दैट। अगर आपको रेडी बिजनेसमैन मिल रहे हैं जो सनातन ओरिएंटेड है, या आप बिजनेसमैन को इकट्ठा करके सनातन वाला ओरिएंटेशन दे सकते हो, तो फिर ऑटोमेटिक स्टाफ तक ट्रिकल हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हमारे बिजनेसमैन यहाँ पे एब्सेंट दिखाई देते हैं। तो जब वो राजीव जी बताते हैं, उनके जो स्नेक्स इन द गंगा वाले, वो बताते हैं कि एनआरआईज हैं, रिच है, लेकिन फंड करके आ जाते हैं वो यूनिवर्सिटी को जहाँ पे वो किस्ट वाला चल रहा है। तो फंड देने वालों की तो कमी है ही नहीं, बिजनेस ओनर्स की कमी नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया ही नहीं गया है। तो इस संदर्भ में ये बताएं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या सुझाव होंगे? इन द रेगुलेटरी बॉडीज, जी हाँ, देखिए सलाह तो मैं क्या ही दे दूंगा, लेकिन कुछ चेंजेस जो मुझे समझ में आ रहे हैं उस हिसाब से सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि जिस प्रकार की वेल्थ आने वाली है और जिस प्रकार के एलिमेंट्स एंटर होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मशीनरी में पॉलिटिकल लीडर्स तो है ही, उसके अलावा जो बाबूज है उनको आपको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के एलिमेंट्स एंटर हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ साबोटाज कर सकते हैं, और फिर उसका आप काउंटर प्लान बना सकते हो कि कैसे मैनेज किया जाएगा। क्योंकि एक बात समझ लें कि ग्लोबलिस्ट जो होते हैं उनको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, उनको आप मैनेज ही कर सकते हो, तो आपको कैसे भी उनको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। जी, और वो फिर सारे क्षेत्रों में करनी पड़ेगी, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो या हर एक एजुकेशन का क्षेत्र हो या हर एक बिजनेस का क्षेत्र हो, हर एक स्थान पर, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो। और जो बात कही है, विशेषकर से जो पंच प्राण बोले थे, उनमें से जो 3 बिंदु है प्रधानमंत्री जी के, और उसमें सबसे पहला था मानसिक दास्ता से मुक्ति, और उसमें जो पॉइंट नंबर 2 था, और जो पॉइंट नंबर 3 था वो था कि अपनी विरासत का संरक्षण। पॉइंट नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है, विकसित भारत, लेकिन जो विकास की अवधारणा है वो केवल और केवल वेस्टर्न वाली ही दिख रही है, यानी कि जीडीपी वाली। तो वो भी उसमें भी परिवर्तन आवश्यक, बड़ा आवश्यक। फिर नागरिकों के कर्तव्य वाली बात भी अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं आपको खाली जीडीपी का एग्जांपल, वो बातें तो बहुत अच्छी कही थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा ग्राउंड पे। ग्राउंड पे
देखिए, इसको थोड़ा टाइम तो लगना ही है संजय जी, क्योंकि जो मैं बताता हूँ कि अभी भी वो कोलोनाइज स्ट्रक्चर से निकले हुए लोग ही हैं जो वो पोजीशंस पे हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी या सारी बॉडीज़ में भी। वो एक्चुअली वो बॉडीज़ भी वैसे ही डिफाइन हुई पड़ी है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं जीडीपी टर्म्स में, तो हमें ये समझना है, सबसे पहला फ़र्क ये समझना है कि हम पेरेंट्स से अलग होके दूसरा घर लेना, दूसरा घर बिल्ड करना, ये वेस्टर्न टेम्पलेट है जीडीपी ग्रोथ का। ओके, हमारा वाला जीडीपी में भी रियल एस्टेट का कुछ हो रहा है, पर वो रियल एस्टेट कैसा हो रहा है, जहाँ पे बात हो रही है कि घर लाइफ में एक बार बनता है जो जनरेशन्स तक चलेगा। और जो दूसरा एंगल है रियल एस्टेट वाला, जो मंदिर वाला आर्किटेक्चर है, जिसका सालों तक कंस्ट्रक्शन चलता था, क्योंकि वो ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाते थे जो साइंस और मैथ को रिप्रेजेंट करते थे, जिसको देख के आज कोई बोलेगा कि अंधविश्वास है, ऐसा कैसे हो सकता है, आर्किटेक्चर ऐसे कैसे उस जमाने में बन गया, राइट। तो जिसमें इतने सालों की मेहनत लग रही है उसको पूरा स्कल्पचर बनाने में, आर्टिस्टिक, राइट। वो आर्टिस्टिक तो जैसे मतलब बाकी के लोगों के भी भवन ऐसे बनते थे आर्टिस्टिक, अब तो सीधी स्ट्रेट इमारतें बनती हैं, बिल्कुल लाइफलेस दिखती है वैसी। तो वो जो रियल एस्टेट था जहाँ पे मंदिर का पूरा डिजाइन बनता था, उसमें जो स्किल लगता था, विदाउट सीमेंट, विदाउट कंक्रीट, हाँ, और उसमें जो स्किल लगता था, विदाउट उसमें से एक भी गिरा नहीं अर्थक्वेक, विदाउट स्टील, एक भी अर्थक्वेक में गिरता नहीं है, राइट। तो वो जो एफर्ट लगता था, उसमें सपोज 100 रुपीज़ का पैसा लगा है, उसमें से 75% वो लेबर को जाता था जो वो इस तरह से डिज़ाइन करता था, मैथ और साइंस अप्लाई करके विथ आर्ट। तो ये भी रियल एस्टेट वाला जीडीपी है। ये दूसरा वाला, ये वेस्टर्न टेम्पलेट वाला जो पेरेंट्स से अलग होके नया ले लो, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज जीडीपी, दिस ऑल्सो इंक्रीजेज जीडीपी। इसका 75% वो लेबर को जाता था, जो पूरा खर्च है उसमें से, मटीरियल अबाउट 25% कॉस्ट, और इसको सालों लगते थे बनने में, राइट। और ये इक्विपमेंट बनता था पूरी सोसाइटी के लिए, सोशल कॉन्ग्रीगेशन, मैरिज से लेके सारी फेस्टिवल से लेके एवरीथिंग, बैंकिंग से लेके एग्रीकल्चर ग्रांट से लेके कोई नया किंग या मोनार्क है उसके घर पे बर्थ हुआ है उसका सेलिब्रेशन से लेके मैरिज तक, एवरीथिंग ओवर देयर, फ्रॉम वन मंदिर टू अ सेकेंड मंदिर, और उसके साथ पूरा इर्द गिर्द इकोनॉमिक्स। तो ये दो टेम्पलेट है ग्रोथ का डिफरेंस। एक ऐसा रियल एस्टेट वाला जीडीपी है और एक ऐसा वाला रियल एस्टेट वाला जीडीपी है। जी, तो अब यहीं पर इस चर्चा को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। जय हिंद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।